गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शुरू होने वाला हम लोग का पीडब्ल्यूडी का सेकेंड यूनिट, दैट इज द स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स। प्रीवियस टू दिस हम लोगों ने पढ़ा है डीसी नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े, थेवेनिन थ्योरम्स, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस. All these things have been studied and discussed in previous lecture series. Okay. आज से जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है दैट विल बी डेल्ट विथ स्टडी एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स। सो जो भी लोग नए हों चैनल पे वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस की लिंक्स या नोटिफिकेशंस उनको मिलते जाएं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स। तो ये अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आई थिंक ये एक कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाता होगा आप लोग का, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसमें यूनिट 2 के फॉर्म में पढ़ाते हैं लोग एसी फंडामेंटल्स, स्टडी एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स। तो इसमें सबसे जो पहला चैप्टर होगा, जो पहला हमको डिस्कस करना है, दैट इज एसी फंडामेंटल्स। एसी फंडामेंटल्स बहुत ही छोटा और इंफॉर्मेटिव चैप्टर होगा ये आपके लिए, और मैं सारी बातों को डिस्कस करना चाहूँगा। आप कोई भी बुक पढ़ोगे आपको ये सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, of an AC voltage and करंट। मैंने वोल्टेज को V से और करंट को I से रिप्रेजेंट कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग वोल्टेज और करंट की जो फंडामेंटल वेव होती है उसे हम लोग किस प्रकार से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं वो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है। सी हियर, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, और करंट को हम लोग शो करते हैं इस तरीके से, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों चीजें हमारी ये हुई कि वोल्टेज और करंट को मैथमेटिकली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हो, फिर भी इन शॉर्ट मैं उन सबको डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे जो टर्म वाइज देखिए को, जैसे स्मॉल v एंड स्मॉल i, what are these? These are instantaneous values of voltage and current respectively. Okay, ये क्या है? वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। Vm एंड Im क्या है? ये दोनों क्या है? दे आर पीक वैल्यूज, और they are amplitude, or they are maximum positive or negative values of what? Voltage and current respectively. This represents that the wave will be like a sine wave. Omega is what? It is angular frequency. आप सभी जानते हैं, frequency इसका रिलेशन जानते होंगे, omega is 2 pi f. Okay. T is what? Very natural, it is time. And phi is what? It is initial phase of the wave. दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा इस बात का है या बिल्कुल शंका नहीं है कि आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, पीक वैल्यूज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम में आपको कोई भी समस्या होगी, सब समझते होंगे। ये एक इनिशियल फेज है। मे भी कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को ये शायद ना पता हो, तो ये क्या, ये इनिशियल फेज ऑफ द वेव है, और ये इंडिकेट करता है कि वेव फॉर्म ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, या उसकी लोकेशन, वेव फॉर्म की जो स्टार्टिंग है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। ओरिजिन की बाद से है, ओरिजिन के पहले से है, या ओरिजिन से ही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं भी आपकी जो वेव फॉर्म बताऊंगा तो आपको इसका एक कन्वेंशन बता दूंगा।
दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, जो हम पढ़ लें तब हम लोग आगे ये डिस्कस कर पाएंगे। दैट इज व्हाट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन इन पोलर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ voltage and current in polar form। इसको भी सीख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर कोई वोल्टेज इस प्रकार से दिया हो, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस 5, इस तरीके से अगर आपको कोई वोल्टेज दिया हो या कोई करंट दी हो, तो उसे हम डायरेक्टली पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, आप इसको याद करिएगा और यूज करिएगा। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी वी एम डिवाइड बाय √2 एंगल प्लस माइनस 5। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको बहुत ही सिंपली करना है, ये आपको Vm दिया है जो कि पीक वैल्यू है, और जब हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, वो RMS वैल्यू को लेता है। तो Vm को मैंने क्या, यहाँ से हमको Vm मिल जाएगा, इसको हम √2 से डिवाइड करके मैं वेवफॉर्म की RMS वैल्यू निकाल लूंगा, और इस ये एंगल साइन दे करके लिख करके हम उसमें वही साइन, जो गिवन साइन के साथ एंगल को लिखेंगे। अगर प्लस है तो +5, माइनस है तो -5, ठीक है, क्लियर, और 0 है तो 0 कर सकते हैं। ओके, साइन का ध्यान जरूर रखिएगा, ये जो साइन यहाँ पर है हमको वही साइन यहाँ पर कॉपी करना होगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल से इसको और देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा ये थ्योरी एस्टैब्लिश हो जाए। कि मान लीजिए आपको कोई दिया है कि एक वोल्टेज की फॉर्म दी है, स्मॉल v इज इक्वल टू 20 साइन 314t प्लस 60 डिग्री। अगर कोई वोल्टेज की फॉर्म आपको इस प्रकार से दी हो और आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आप कैसे करोगे। अभी आपने रिलेशन सीखा है Vm by √2, दैट इज यू कैन से हियर 20 डिवाइड बाई √2 एंगल प्लस 60 डिग्री। आपने देखा कि मैंने सीधे सीधे RMS वैल्यू निकाला, और जो फेज एंगल दिया था उसका मैंने साइन देखा कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो भी साइन फेज एंगल का है वही साइन मैंने एंगल में शो किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब इन दो बातों को समझने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो वोल्टेज और करंट है इसको और किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो प्रकार को मैंने ये बताया कि मैथमेटिकली अगर इसको शो करना है तो वो कैसे शो किया जाता है। मैथमेटिकल फॉर्म आपको दो तरीके से दिखाया गया, मैंने पोलर फॉर्म भी आपको दिखा दिया, और एक नॉर्मल फॉर्म जो कि टाइम डोमेन फॉर्म है वही मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो एक ये टाइम नोटेशन में दिखाना है दिखा सकते हैं, पोलर फॉर्म में दिखाना है तो इस प्रकार से इसको दिखाया जा सकता है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का हम लोग किस तरीके से ये यूजफुल हमारे पास, हमारा ये रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से यूजफुल होने वाला है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सी वेवफॉर्म and phasor diagram। waveform and phasor diagram ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में अभी आप तो स्टार्ट कर रहे हो, आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि हाउ मच इट इज यूजफुल। ओके, तो चलिए वेवफॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। वेवफॉर्म, कोई अगर वोल्टेज वेव दी हुई है या करंट वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ इट्स वेवफॉर्म और ड्रॉ इट्स फेजर, तो हम ये कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ये हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपको तीन केसेस लेके चल रहा हूँ।
एक ऐसी वेव है जो फंडामेंटल है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, एक ऐसी वेव है जो फंडामेंटल है और वो ओरिजिन के बाद से स्टार्ट हो रही है, एक ऐसी है जो फंडामेंटल है और ओरिजिन से पहले स्टार्ट हो रही है। तो ये तीन ही केस बनते हैं। इन तीनों केसेस में हम वेवफॉर्म और फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम लोग इस स्लाइड पे ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सपोज करिए हमारे पास कोई वोल्टेज इक्वेशन इस प्रकार से गिवन है कि सपोज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। आप समझ चुके होंगे जनरल एक्सप्रेशन से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि फाई 0 है, बिकॉज जनरल एक्सप्रेशन वाज व्हाट, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। तो यहाँ पे प्लस माइनस साथ कोई भी टर्म नहीं है, मींस फाई इज 0 हियर, तो फाई इज 0। चलिए अब देखिए वेवफॉर्म जब हम बनाएंगे तो वेवफॉर्म ड्रॉ करते समय हम लोग को जो है एक एक्स वाई प्लेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन को एज अ रेफरेंस हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। एक्स वाई प्लेन को हम लोग एज अ रेफरेंस प्लेन, एक्स वाई प्लेन को एज अ रेफरेंस प्लेन कंसीडर करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग ओमेगा टी को प्लॉट करेंगे, है ना, और वाई एक्सिस पे हम लोग स्मॉल v दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इसको प्लॉट करेंगे। ओके, अब देखिए वेवफॉर्म आप सभी लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, साइन वेव का डायग्राम भी आपने पढ़ा होगा, साइन वेव कैसा होता है। तो हमें एक ऐसा साइन वेव ड्रॉ करना है जिसका पीक कितना है, Vm, यानी Vm पीक का साइनोसाइड हमें ड्रॉ करना है और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी बाद जो फेज एंगल क्या है, 0 है। तो 0 अगर फेज एंगल है तो हम ओरिजिन से ही क्या करेंगे, वेवफॉर्म को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैंने ये फॉर्म आपको इस तरीके से, ओरिजिन आपका ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, हम ओरिजिन से इस वेवफॉर्म को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो फाई क्या बता रहा है, फाई आपको इनिशियल फेज बता रहा है वेवफॉर्म का, ये फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगी या ओरिजिन के पहले से स्टार्ट होगी या ओरिजिन के बाद से स्टार्ट होगी। तो अगर फाई 0 है तो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगी। अब बात आती है कि फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जान लीजिए फेजर का कंसेप्ट है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में हम लोग जो है कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यूनिवर्स में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उस लाइन को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ली और मैंने कहा कि ये लाइन मेरे लिए क्या है, ये लाइन मेरे लिए रेफरेंस है। यहाँ मैं आपको एक कन्वेंशन भी थोड़ा सिखाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, ये कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है यहाँ पे। इस रेफरेंस पर एंगल जो है, रेफरेंस पर एंगल कितना होता है, रेफरेंस पर एंगल 0 होता है। रेफरेंस से ऊपर जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, और रेफरेंस से अगर आप नीचे आ रहे हो तो आप एंगल को नेगेटिव लेना। ये एक साइन कन्वेंशन है। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पर जब वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं तो ओरिजिन पे एंगल 0 होता है, ओरिजिन से राइट अगर आप जाते हो, ठीक है, ओरिजिन के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे आप एंगल को नेगेटिव लेना, और ओरिजिन के पहले अगर जाते हो तो आप एंगल को क्या लेना, पॉजिटिव लेना। ये एक साइन कन्वेंशन है। अगर आपको ये कन्वेंशन ध्यान रहेंगे, कभी आप वेवफॉर्म में और फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में गलती नहीं करोगे। चलिए, तो हम फेजर की बात कर रहे थे। तो फेजर ड्रॉ करते समय हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें एक उसी रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस पर एंगल को 0 मानेंगे, रेफरेंस से ऊपर जाएंगे तो एंगल को पॉजिटिव ले लिया करेंगे, रेफरेंस से नीचे जाएंगे तो एंगल को नेगेटिव ले लिया करेंगे। चलिए, तो अभी मैं जिस वेवफॉर्म की बात कर रहा था उस वेवफॉर्म क्या है वो, दैट इज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पर तो एंगल 0 है, यानी ये वेवफॉर्म का अगर हम फेजर बनाएंगे तो वो फेजर क्या करेगा, रेफरेंस लाइन पर ही रहेगा, क्योंकि वेवफॉर्म का एंगल क्या है, 0 है, यानी रेफरेंस से वो क्या एंगल बनाएगा, उसका फेजर रेफरेंस से 0 एंगल बनाएगा।
अब बात आती है फेजर क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हो फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स। तो यानी फेजर को एक प्रकार से हम वेक्टर के फॉर्म में मान सकते हैं। फेजर रोटेटिंग वेक्टर होते हैं, ये मैं आपको जब 2-3 वीडियोस के बाद आपको दिखा दूंगा फेजर कैसे रोटेटिंग वेक्टर होते हैं। चलिए, तो फेजर यानी कि वेक्टर के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब वेक्टर की लेंथ कितनी लेनी है, तो ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी वेव फॉर्म को जब पोलर फॉर्म में फेजर फॉर्म में उसको अगर ड्रॉ करते हैं तो उसके फेजर की जो लेंथ होती है उस वोल्टेज की या करंट की आरएमएस वैल्यू के बराबर होती है। और ये अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले, आपको याद होगा जब लोगों ने पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया था, याद करिए जब लोगों ने इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था तो कैसे किया था, याद करिए, Vm/√2 एंगल बोलो 0 डिग्री। क्लियर है, ये आपका आरएमएस था। तो जब हम लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि इसका यूज कहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ पर इस्तेमाल इसका हुआ कि जब हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर के फॉर्म में वोल्टेज को या करंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और उस वेक्टर की लेंथ या उस फेजर की लेंथ वोल्टेज की या करंट की आरएमएस वैल्यू के बराबर ली जाएगी। एंगल 0 होगा तो वो लाइन, तो जो फेजर होगा वो रेफरेंस पर होगा, एंगल पॉजिटिव होगा तो रेफरेंस से ऊपर की तरफ होगा और एंगल नेगेटिव होगा तो रेफरेंस से नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर केस क्या है, एंगल हमारा 0 है तो फेजर कहाँ पे होगा, रेफरेंस पर ही होगा। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आए। मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैं इस वोल्टेज वेव का फेजर ड्रॉ कर रहा हूँ और ध्यान दीजिए इस पॉइंट से फेजर आपका ड्रॉ होगा, रेफरेंस पर ही होगा, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या होगी, आरएमएस के बराबर होगी। इसीलिए इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्स में कॉपीज पे जब ड्रॉ करते हैं तो आप लेंथ को मेजर करके ड्रॉ नहीं करते हैं, आप सिंपली इसे अगर वोल्टेज है तो कैपिटल वी से और करंट है तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। जो आपका टीचर होगा समझ जाएगा कि ये आरएमएस को डिस्प्ले किया गया है, ठीक है, क्योंकि आरएमएस जो होते हैं वोल्टेज के करंट के, उन्हें हम लोग कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका होगा फेजर हो गया किसका, किस वेवफॉर्म का, फंडामेंटल वेवफॉर्म जो कि ओरिजिन से होकर के बोलिए गुजर रही हो या जिसका फेज क्या हो, जिसका इनिशियल फेज क्या हो, 0 हो, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये तो पहला मान लीजिए केस 1 हो गया, इसको केस नंबर 1 कर लेते हैं, ये केस 1 है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए केस नंबर 2 की बात करते हैं। सपोज करिए हमारे पास जो वोल्टेज वेवफॉर्म दी है, मान लीजिए V = ऐसे दी हुई है, Vm sin ωt -5 डिग्री। अगर ऐसा कुछ दिया है फिर आप कैसे प्लॉट करोगे, तो आप केस को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये मान लीजिए आपका y एक्सिस हो गया और ये मान लेते हैं हमने, ये मैंने x एक्सिस ले लिया है ना, और मैंने बताया था भी आपको x एक्सिस मैंने ωt को प्लॉट कर रहा हूँ, y एक्सिस में मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज को प्लॉट कर रहा हूँ। और मैंने बताया था, अभी देखिए यहाँ दिखाया मैंने, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एंगल अगर नेगेटिव है तो हमें ओरिजिन के बाद से प्लॉट करना स्टार्ट करना होगा, एंगल अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन के पहले से प्लॉट करना स्टार्ट करना होगा। तो हियर द केस इज व्हाट, एंगल इज नेगेटिव, तो हमें ओरिजिन के बाद से स्टार्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और वे फॉर्म बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस टाइम हमारा ओरिजिन क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे चले जाएगा, ये तो ओरिजिन था, 0 था। तो ध्यान दीजिए, अब मैं अगर 5 डिग्री लैग हुआ ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो अगर ये फंडामेंटल वेव होती और ओरिजिन से स्टार्ट होती तो ये पॉइंट कहाँ पे आता, 0 पे आता। तो अभी ये 0 पे नहीं है, अभी कहाँ पे है, ये 0 - 5 पे है। ये कहाँ पे है, ये पाई -5 पे है। ये कहाँ पे है, ये 2π - 5 पे है। क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा, ओके। अच्छा, तो जिस तरीके से हमने ये वेवफॉर्म पढ़ा, अभी हम फेजर भी कर लेते हैं। अगर आपको फेजर ड्रॉ करना होगा तो फिर उसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा, हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए होगी, ठीक है, जो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है,
मैंने यहाँ इसको लिया, इसको मैंने कह दिया हमारी रेफरेंस लाइन है। अभी हमने सीखा था यहाँ पे रेफरेंस पर हमारा एंगल 0 होगा, रेफरेंस से ऊपर एंगल पॉजिटिव होगा, रेफरेंस से नीचे एंगल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे केस क्या है, एंगल नेगेटिव है, तो हमें रेफरेंस से नीचे वेवफॉर्म को प्लॉट करना होगा, सॉरी फेजर को प्लॉट करना होगा, और फेजर की लेंथ कैसी होगी, आरएमएस के बराबर होगी। तो ये आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम मिलने वाला है। कैपिटल लेटर से इसको शो कर देंगे। और ये भी सवाल जेईई में आया हुआ सवाल है, लोगों ने पूछा हुआ है कि फेजर डायग्राम में फेजर्स की लेंथ कितनी रखी जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आपको मैंने बताया कि आरएमएस वैल्यू के बराबर। क्या सवाल होगा कि फेजर डायग्राम में फेजर की लेंथ कितनी रखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से छोटा सा बन रहा है, जो आपसे कोई पूछ सकता है और आप सिंपली ये जवाब देंगे कि आरएमएस वैल्यू के बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक सिंपल केस और रह जा रहा है, क्यों ना वो भी कर लिया जाए। तो मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड केस हमारा है केस नंबर थर्ड कि अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि v इज इक्वल टू क्या दे दिया, Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई दिया, फिर हम क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल है, सारी बातें आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो आपके लिए अब ये कठिन काम नहीं रहा। इट इज़ वेरी सिंपल। ये मैंने y एक्सिस लिया है, ये मैंने x लिया है। x एक्सिस पे मैं ओमेगा टी को प्लॉट कर रहा हूँ, y एक्सिस में मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को प्लॉट कर रहा हूँ। तो आराम से आप कह सकते हो। नाउ देखिए यहाँ पर ये प्लस फाई है, यानी ओरिजिन से 5 डिग्री पहले से हमको वेवफॉर्म को स्टार्ट करना होगा और आपकी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आने वाली है। ठीक है, 5 डिग्री पहले ये ओरिजिन पे था, अब ये 5 डिग्री पहले चला गया, प्लस में गया, ये प्लस 5 पे आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस 5 पे हो जाएगा और ये आपका 2 पाई प्लस 5 पे सॉरी ये हाँ 5 डिग्री पहले चला जाएगा, तो ये -5 पे हो जाएगा, ये -5 पे हो जाएगा, ये पाई -5 पे हो जाएगा। अगर हम इस ओरिजिन को इस पॉइंट को अगर हम रेफरेंस मानेंगे तो ये पाई -5 पे हो जाएगा, ये 2 पाई -5 पे। लेट मी चेंज द साइन, ये पाई -5 पे हो जाएगा, ये आपका 2 पाई -5 पे हो जाएगा, ये आपका -5 पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल और इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है फेजर डायग्राम की। तो फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत बढ़िया से आप समझ चुके हो कि ये लाइन आपकी हो जाएगी रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस से ऊपर जाने पर एंगल क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। रेफरेंस से नीचे जाने पर एंगल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे एंगल हमारा पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, रेफरेंस से ऊपर की तरफ वेवफॉर्म को फेजर को प्लॉट करेंगे। फेजर की लेंथ उसके आरएमएस वैल्यू के बराबर ली जाती है, इसलिए हम इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये जो एंगल आपका है ये +5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस तरीके से आज जो हमने बात की कि एक एसी वोल्टेज या एसी करंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसे पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसे किस तरीके से उसका वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, जो इस चैप्टर की आखिरी बात होगी। ठीक है, फिर हम लोग इस वीडियो के वो ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। ओके, चलिए अब मैं यहाँ से बात करता हूँ एक और कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लिया जाए। फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज एंड फेज डिफरेंस, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल है। फेज एंड फेज डिफरेंस दोस्तों बहुत ही सिंपल से फैक्ट है। जैसे अगर एज की बात होती है तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की एज की बात होती है, और एज डिफरेंस की बात होती है तो किसी दो के बीच में कंपैरिजन होता है। यानी अगर कोई एक सिंगल वोल्टेज या सिंगल करंट दिया है तो हमसे कोई फेज ही पूछ सकता है, और अगर दो सिग्नल्स दिए हों तो दो सिग्नल्स में हम लोगों को फेज डिफरेंस भी बताना पड़ सकता है, या फेज डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो यही जैसे एज और एज डिफरेंस हुआ, ऐसे ही फेज और फेज डिफरेंस हुआ। तो फेज अगर पूछा गया तो किसी एक सिंगल वेव का फेज पूछा जाएगा, फेज डिफरेंस पूछा जाएगा तो कम से कम दो वेवफॉर्म के बारे में
पूछा जाएगा। तो एक एक एग्जांपल से इसको सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है कि v इज इक्वल टू 20 sin 314t प्लस 60 डिग्री, और आपसे पूछा गया कि बताइए इस वोल्टेज वेवफॉर्म का फेज क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई फेज बता नहीं पाए, सारे बताएंगे, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोग इसको 60 बताएंगे, ज़्यादातर लोग 60 बताएंगे। ये कतई गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फेज अगर 60 बताएंगे तो गलती क्यों होगी, क्योंकि आपने फेज का नेचर नहीं बताया। आपका आंसर होना चाहिए प्लस 60, क्योंकि अगर आपने 60 दिया तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। उससे पढ़ने वाला समझने वाला ये बिल्कुल समझ नहीं पाएगा कि वेदर दिस वेवफॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम बिफोर द ओरिजिन और आफ्टर द ओरिजिन। तो आपका आंसर होना चाहिए प्लस 60 डिग्री। इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है 60 डिग्री लीडिंग, 60 डिग्री लीडिंग ऐसे बोला जा सकता है। मेरे हिसाब से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस 60, क्योंकि एक वेवफॉर्म में तो लीड और लैग की बात तो नहीं की जानी चाहिए, तो आपको प्लस 60 ही लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन 60 डिग्री लीडिंग भी लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यानी कि किसी एक वेवफॉर्म का अगर सवाल होगा तो ऐसे में आपको फेज ही पूछा जाएगा, और अगर फेज पूछा जाएगा तो काइंडली उसके आंसर में साइन को जरूर इंक्लूड करिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा एक सवाल बताता हूं मैं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन है, सपोज करिए किसी ने कह दिया कि V1 जो है वो दिया है 20 sin 314t प्लस 60 डिग्री दिया हुआ है, और V2 जो है वो दिया है 40 sin 314t माइनस 30 डिग्री। ये किसी ने दे दिया आपको। तो ऐसे केस में अगर फेज पूछा जाएगा तो आप V1 और V2 का अलग अलग फेज बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि V1 का जो फेज है वो कितना है, वो प्लस 60 डिग्री है या 60 लीडिंग है। V2 का जो फेज है वो माइनस 60 डिग्री है या 60 या सॉरी माइनस नॉट 60, इट इज व्हाट, इट इज माइनस 30 डिग्री है या 30 डिग्री लैगिंग है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर फेज डिफरेंस पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ये आप कैसे निकालोगे, तो एक मेरी सलाह मान लो, फेज डिफरेंस निकालने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो काइंडली सबसे पहले उसका फेजर डायग्राम बनाना। वेव फॉर्म से भी आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, लोग निकालते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक यूनिफाइंग सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, यूनिफाइड सोल्यूशन हर एक प्रॉब्लम में करना होगा। अभी आप किसी प्रॉब्लम में वेव फॉर्म से निकाल लेंगे, किसी फेजर से, क्या प्रॉब्लम है, आप आसानी से अगर हम फेजर डायग्राम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो क्यों ना करें, है ना। तो फेजर डायग्राम बनाइए, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत ही सिंपल होगा ये। चलिए, तो फेजर डायग्राम से इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फेजर कैसे बनाएंगे, आप देखिए क्या करेंगे। आपको बताया था मैंने, फेजर में आप क्या मानते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और क्या कहते हैं कि ये लाइन हमारी क्या हो गई, रेफरेंस है। ऊपर जाने पर आप कहते हैं एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे जाने पर एंगल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, वोल्टेज V1 को अगर देखा जाए तो ये 60 डिग्री ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा, यानी कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। V1 RMS वैल्यू कहाँ पे गया, ये 60 डिग्री ऊपर की तरफ गया। V2 हम लोगों का 40 RMS का है, सॉरी 40/2 RMS का है, और ये सॉरी 40/2 RMS का है, और ये 30 डिग्री नीचे की तरफ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमने V2 प्लॉट किया। तो अब देखो V1 और V2 में कितने का फेज डिफरेंस हुआ, ये यहाँ से बहुत ही साफ दिखाई पड़ रहा है। इट इज व्हाट, इट इज
90 डिग्री। तो V1 और V2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 90 डिग्री है। और थोड़ा सा और कोई क्वेश्चन पूछे, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर तो आ गया है। V1 और V2 के बीच में लोगों ने क्या पूछा था, आपसे फेज डिफरेंस पूछा गया था। आप इसमें आंसर 90 डिग्री कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। कोई थोड़ा सा और एम्फेसाइज करे कि ये भी बताइए कि कौन किससे लीड या लैग कर रहा है, V1 लीड कर रहा है या V1 लैग कर रहा है या क्या है। तो देखिए फेजर डायग्राम से आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली मिल जाती है। और यहाँ से आपको देखिए दिख रहा होगा ये V2, देखिए V2 क्या है, V1 से पीछे की तरफ है, V1 से पीछे की तरफ है, यानी कि V2 क्या है, लैग कर रहा है। तो क्या कर सकते हो, इसको ऐसे V2 lags from V1 by what? By 90 degree. V2 lags from V1 by what? By 90 degree. तो दोस्तों steady state analysis of single phase AC circuit, which is the unit 2 of the subject BEE, और इसका जो पहला चैप्टर है बहुत ही बेसिक चैप्टर है, that is AC फंडामेंटल। तो मैंने आपको आज AC फंडामेंटल पे चर्चा कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, और इसके आगे क्या है, दैट इज व्हाट, बिहेवियर ऑफ RLC, RL, RC एंड RLC व्हेन दे आर सप्लाइड विद व्हाट, विद एंड सिंगल फेज AC वोल्टेज और करंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार बने रहिए, वीडियोस को देखिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं उनसे रिलेटेड कोई समस्या हो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर कोई अभी कोई नया सब्सक्राइबर आ रहा है तो उसका कुछ छूटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सारे प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आप प्रीवियस वीडियो पर जा करके BEE का जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज DC नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें आप थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, KCL, KVL, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, ये चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली गो थ्रू द लिंक और उन्हें देखिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कहीं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब एंजॉय करें। एंजॉय द लर्निंग विद क्लासमेट ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। थैंक यू।